बोलिए। शुरू करें क्या? हाँ, मेरा यही सवाल है भाई, बताइए। एक अनमेरिड फीमेल में, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है सभी को? एक अनमेरिड फीमेल में कितने ओवम बनेंगे? एक अनमेरिड फीमेल में कितने ओवम बनेंगे? ओवम बताइए। बिल्कुल, जीरो बनेंगे सर। अच्छा ये बताइए, किसी औरत के 3 बच्चे हैं, किसी औरत के 3 बच्चे हैं, उसमें कितने ओवम बनेंगे? 3 बच्चे हैं, कितने ओवम बनेंगे? अच्छा, किसी औरत के 3 बच्चे हैं, कितनी सेकंड पोलर बॉडी बनेगी? कितनी सेकंड पोलर बॉडी बनेगी? बिल्कुल सर, ओवम भी 3 बनेंगे, पोलर बॉडी भी 3 बनेगी। सेकंड पोलर बॉडी, फर्स्ट नहीं सेकंड, क्योंकि सेकंड पोलर बॉडी और ओवम कब बनते हैं? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है सर। विदाउट फर्टिलाइजेशन वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में मेटाफेज 2 में रुका हुआ ही डिजनरेट हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। प्राइमोर्डियल जर्म सेल इंट्रायूटेराइन लाइफ में oogonia बना देती है। बोलो भाई, oogonia बना देती है। उसके बाद क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज चलता है। जितनी भी पोलर बॉडी हैं वो सब, जितनी भी पोलर बॉडी हैं वो सब क्या हो गई थी? डिजनरेट हो जाएंगी। इंडिविजुअल, आकांक्षा जी इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, ट्रिपलेट की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? प्राइमोर्डियल जर्म सेल oogonia बना लेगी मल्टीप्लिकेशन फेज में, फिर इंटरयूटेराइन लाइफ में चलेगा ग्रोथ फेज, वो बड़ी हो जाएंगी, बोलेंगे प्राइमरी oocyte। फिर उसमें मियोसिस फर्स्ट शुरू होगा और वो अटक जाएगा प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में। फिर वहां से वो लड़की पैदा हो जाएगी और वो प्यूबर्टी तक वैसे ही रहेगी। पर प्यूबर्टी आने पर, हार्मोनल चेंजेस आने पर कुछ प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होंगे किसमें? मियोसिस फर्स्ट पूरा करेंगे सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte शुरू करेगी मियोसिस 2, जो अटक जाएगा मेटाफेज 2 में। फिर ओवरी से इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरी से बाहर आने वाली स्ट्रक्चर का नाम ओवम नहीं है सर, सेकेंडरी oocyte है। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए आम चाल बोलचाल भाषा में उसको क्या बोल देते हैं? ओवम बोल देते हैं। बोलिए, क्लियर है? समझ रहा है? बोलो। चलिए, एक अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। 100 जायगोट बनाने हैं, 100 जायगोट बनाने हैं, कितने नंबर ऑफ मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी? 100 जायगोट बनाने हैं, कितने नंबर ऑफ मियोसिस चाहिए होंगे? बोलो। 100 जायगोट बनाने हैं, कितने नंबर ऑफ मियोसिस चाहिए होंगे? जो भी बच्चे ये आंसर दे रहे हैं 125, वो पूरी तरीके से सही है। उसके अलावा बाकी जो 100, 200, 50, 150 बोल रहे हैं वो पूर्ण रूपेण गलत है। सही आंसर है 125। अरे भाई, 100 जायगोट के लिए मुझे क्या चाहिए? 100 स्पर्म चाहिए। और क्या चाहिए? 100 ओवा चाहिए। 100 स्पर्म के लिए मुझे कितने चाहिए? मियोसिस 25। और 100 ओवा के लिए कितने मियोसिस चाहिए? 100। तो टोटल कितने मियोसिस हो गए? अरे यार, समझ ही नहीं आया था आप लोगों को। बोलिए भाई, कर लेंगे अब? अच्छा बताइए, सेकेंडरी oocyte मुझे ओवरी में मिलेगी या फेलोपियन ट्यूब में मिलेगी? बोलो। फेलोपियन ट्यूब में मिलेगी। बिल्कुल, मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका है।
चलिए भाई आगे चलते हैं। ये सारी जो चीजें थी अगर आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आई होंगी। हमारे लिए सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है भाई हमारे लिए? मैच्योरेशन फेज, याद है? चलिए अब ये कुछ गोल्डन की पॉइंट्स हैं बेटा, कुछ गोल्डन की पॉइंट्स हैं, इनको हम ध्यान से समझेंगे। कुछ गोल्डन की पॉइंट्स हैं उनको हम ध्यान से समझेंगे। अच्छा ये बताइए कि स्पर्म जब बन जाते हैं तो किसके अंदर अपना सर घुसा लेते हैं? किसके अंदर अपना सर घुसा लेते हैं? सर्टोली सेल के अंदर। और सर्टोली सेल के अंदर जब वो घुस जाते हैं तो वहां से जब वो निकलते हैं तो सर्टोली सेल से निकलने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। फिर जब वो टेस्टिस से बाहर निकलते हैं यानी कि वो कहाँ आ जाते हैं? एपिडिडाइमिस में आ जाते हैं। जब वो एपिडिडाइमिस में आ जाते हैं यानी कि जब टेस्टिस से निकलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेमिनेशन बोलते हैं। और उन स्पर्म का मेल बॉडी से बाहर निकलना, मेल बॉडी से बाहर निकलना कहलाता है इजाकुलेशन। और अगर वो स्पर्म कहाँ पहुंच जाए, कहाँ इंसेमिनेट कर दिए जाए? वेजाइना में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो ये चार टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। जब भी मैं बोलूं स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इंसेमिनेशन, इजाकुलेशन, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। बोलिए भाई, क्लियर है? जब सर्टोली सेल से स्पर्म निकल जाते हैं आर्यन जी, आर्यन सिंह जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। टेस्टिस से बाहर निकलना सेमिनेशन, मेल बॉडी से इजाकुलेशन, और फीमेल बॉडी में चले जाना इंसेमिनेशन। चलिए बताइए भाई, पहला बताइए, पहला बताइए, पहले का आंसर बताइए भैया सब लोग जल्दी से। बिल्कुल, क्या आएगा? सेकंड, ल्यूवेन हॉक। चलिए सेकंड बताइए, चलिए सेकंड बताइए, सेकंड बताइए, सेकंड बताइए, सेकंड बताइए। पहला आएगा क्या? सेकंड का पहला आएगा? अच्छा, अरे यही तो आएगा लाला, स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए थर्ड बताइए, थर्ड बताइए, थर्ड थर्ड थर्ड, थर्ड बताइए, थर्ड बताइए, एफएसएच। चलिए फोर्थ बताइए, फोर्थ बताइए, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, फोर्थ बताइए। बोलता ही नहीं है कोई। इतने आसान आसान से सवाल नहीं कर पा रहे हो क्या? चलिए बहुत बढ़िया, सेमिनिफेस्टिब्यूल। चलिए फिफ्थ बताइए, फिफ्थ बताइए, फिफ्थ बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए सिक्स बताइए, सिक्स बताइए। सिक्स बोलो भाई, सिक्स बोलो। 10 उगोनिया से 10 प्राइमरी यूसाइट से कितने ओवा? अरे 10 ही तो बनते हैं, एक प्राइमरी यूसाइट से एक ही तो बनता है। चलिए सेवन बताइए, सेवन बताइए, सेवन बताइए। थर्ड, वेरी गुड। चलिए आठवां बताइए, एट, एट नंबर बताइए। सवाल को पढ़िए, समझिए, आंसर दीजिए। बिल्कुल, क्या आएगा? फोर्थ। चलिए लास्ट वन, लास्ट वन बताइए, लास्ट वन बताइए, लास्ट वन बताइए। अरे टू आएगा, थर्ड आएगा। टू और थर्ड, ऑप्शन नंबर टू और ऑप्शन नंबर थर्ड। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर थर्ड। अरे उसने अनमेरिड के बारे में पूछा है। क्लियर? बिल्कुल थर्ड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी और डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। चलिए इधर देखिए भाई, चलिए
ओवरी की बात करें, स्टोर थोड़ी है उसके पास फूड, वो तो अवेलेबल है, उसको तो ग्लैंड प्रोवाइड करी ना। जब स्टोर्ड फूड का मतलब ये है कि जब वो गैमेट बन रहा है तो क्या उस गैमेट के साथ साथ उसी के अंदर कोई फूड भी बन रहा है? तो हाँ, ओवम जब बनता है तो उसके अंदर, ह्यूमन के अंदर बहुत कम अमाउंट में योक बनता है, और योक इज अ स्टोर्ड फूड। बट फ्रक्टोज जो है वो स्पर्म के साथ नहीं बनी, वो तो स्पर्म को बाद में अवेलेबल करवाई गई, तो इट इज नॉट ए स्टोर्ड फूड। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में। अगर मैं, कहां बनती है सौम्या जी? अनमेरिड फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो एक ही पोलर बॉडी बनेगी, और वो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी, और वो फर्स्ट पोलर बॉडी आगे जाके डिजनरेट हो जाएगी। कुछ लोग कह देते हैं कि वो फर्स्ट पोलर बॉडी भी आगे जाके डिवाइड हो जाती है, लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल ऐसा नहीं होता है। अगर कोई अनमेरिड फीमेल है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब उसके अंदर एक ही पोलर बॉडी मिलेगी, और वो कौन सी होगी? पहली। क्लियर यहां तक? चलिए ओवरी की बात करें तो ओवरी का नंबर कितना होता है? 1 पेयर। 1 उत्कृष्ट आगे आ जाएगा, 1 पेयर। और इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी तरह होती है? आलमंड शेप, बादाम जैसी। अब कुछ लोग ये ना कहें कि सर ये बादाम कहां लग रही है, इतनी गंदी बादाम थोड़ी होती है। हम सुबह, और ये कौन पियर शेप्ड बोला? पियर शेप्ड ये नहीं होती, पियर शेप्ड तो यूट्रस होता है, वो भी इन्वर्टेड पियर होता है। बाप रे, सांस फुला देते हो तुम। इधर देखो, 1 पेयर ऑफ ओवरी, आलमंड शेप है। क्या ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या? क्या ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है? इसके अंदर फीमेल का गैमेट ओवम बन रहा है। क्या मैं आपको ओवम बनने की प्रोसेस बता चुका हूं? क्या मैं आपको ओवम बनने की प्रोसेस बता चुका हूं? हाँ सर, बता चुके हो। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे सर? इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, और उसके अंदर ये जो फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है सर। तो ध्यान से सुनिए, ये मान लीजिए ओवरी है, ओवरी के अंदर ये फॉलिकल, और फॉलिकल के अंदर ये ओवम। तो मैं तुम्हें ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। अंदर जो है बिल्कुल डॉट मैंने बनाया, उसकी फॉर्मेशन में पढ़ा चुका हूं। अब मैं किसकी फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा इसके बाद? इस वाले की। इसको बोलते हैं फॉलिकल डेवलपमेंट। आप अगर डायग्राम को समझेंगे तो इसको इधर देखिए भाई, डायग्राम को ध्यान से। ये ओवरी कुछ इस तरीके की है, और इसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट। याद है सभी को? ओवेरियन लिगामेंट। और ओवेरियन लिगामेंट से यहां पर क्या पहुंचती है? क्या पहुंचती है? ब्लड सप्लाई पहुंचती है। अरे याद है सबको? ये जो पूरा का पूरा ओवरी का अंदर का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की बात करूं तो स्ट्रोमा को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। आउटर जो है वो तो हो गया कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या हो गया? मेड्यूला। अरे ऐसा ही होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला। अब आगे सुनिए, जो मेड्यूला है यहां पर ये ब्लड सप्लाई वगैरह सब प्रेजेंट होती हैं, और ये जो कॉर्टेक्स है यहां पर क्या चलता है? इस कॉर्टेक्स में क्या चलता है? इस कॉर्टेक्स में क्या चलता है? oogenesis चलता है। अरे क्या चलता है इस कॉर्टेक्स में? oogenesis चलता है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो ओवरी की वॉल है, जो आउटरमोस्ट वॉल है ओवरी की, जो इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको अगर जर्मिनल एपिथीलियम नाम दिया है तो इसका मतलब ये गैमेट बना रही है, जैसे कि मेल में तो ऐसा ही हो रहा था। लेकिन नहीं भाइयों और बहनों, यहां पे जर्मिनल एपिथीलियम नाम बहुत पुराने साइंटिस्ट ने बिना किसी अच्छी रिसर्च के नाम दे दिया जर्मिनल एपिथीलियम, और आज भी हम उसी को वही पढ़ते हैं। लेकिन ये वो जर्मिनल एपिथीलियम नहीं है जो यहां पर ओवा का फॉर्मेशन कर रही है। अरे ओवा का फॉर्मेशन करने वाली सेल तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, जो बाहर से बन के आई थी और ओवरी में आके उगोनिया बना दी थी। बोलिए, क्लियर है? तो आज भी हम इसे जर्मिनल एपिथीलियम के नाम से जानते हैं। अरे बोलिए भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, तो इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं। तो जो बाहर आपको कॉर्टेक्स में बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं, दैट गोला इज नोन एज फॉलिकल।
दैट गोला इज नोन एज फॉलिकल। और हर फॉलिकल के अंदर क्या आपको येलो येलो स्ट्रक्चर दिख रही है? हर फॉलिकल के अंदर क्या आपको येलो येलो स्ट्रक्चर दिख रही है? तो ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये डेवलपमेंट चल रहा है ओवम का। ये डेवलपमेंट किसका चल रहा है? ओवम का। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है ओवरी के अंदर लेकिन ओवम के बाहर फॉलिकल का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? फॉलिकल का फॉर्मेशन। अरे नहीं आया समझ में? समझ में आया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या ओवा का जो फॉर्मेशन है क्या वो फॉलिकल के अंदर होता है? क्या ओवा का फॉर्मेशन फॉलिकल के अंदर होता है? हाँ। क्या दोनों का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होता है? क्या दोनों का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होता है? हाँ। ओवरी के अंदर फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर ओवम। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कि जो ये ओवम है, ये जो ओवम की सेल है, ये पीजीसी ने बनाया। लेकिन सर ये जो फॉलिकल की जो सेल है, जिन्हें आप प्राइमरी फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल और ये बोल रहे हैं, ये कहां से आई सर सेल? क्या ये भी पीजीसी की है? नहीं, ये सेल खुद ओवेरी की है। ये जो स्ट्रोमा मैंने बताया ना, कोर्टेक्स और मेडुला, यहां पे ही सेल बनती है और वो सेल चारों तरफ किसको कवर कर लेती है? डेवलपिंग ओवम को। जैसे जैसे डेवलपिंग ओवम होता जाता है वैसे वैसे डेवलपिंग फॉलिकल भी होता जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब और ध्यान से सुनिएगा, अब और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो ओवम बनता है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से शुरू होता है। अरे होता है ना प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या बनती है? ऊगोनिया। तो जब अंदर ऊगोनिया है और जो बाहर फॉलिकल है तो उनको क्या नाम दे देंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। फिर वो आगे जाके जब प्राइमरी oocyte में चेंज होगा तो बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल चेंज होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल इन द एंड कवर हो जाएगा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में। और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का क्या होगा? रप्चर्ड होगा, वो फूटेगी। अब मान लीजिए ये ओवरी, ओवरी के अंदर एक और बॉक्स और उसके अंदर ओवम। उस ओवम को बाहर लाना है तो क्या मुझे फॉलिकल और ओवरी दोनों की वॉल को तोड़ना पड़ेगा? अरे तुम एक कमरे में बंद हो और कमरे में एक बक्से में बंद हो और तुम्हें सबसे बाहर आना है तो क्या दोनों की दीवार को तोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल। तो अंदर का जब oocyte बाहर आता है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, तो उस ओव्यूलेशन में ग्राफिन फॉलिकल तो टूटती है, साथ में ओवरी की वॉल भी टूटती है, और इस तरीके से निकलकर ये बाहर कौन आ गया? लिबरेटेड ओवम, या मैं इसको एक नाम और दे सकता हूं, सेकेंडरी oocyte। अरे सर सेकेंडरी oocyte ही होता है ये, मेटाफेज 2 में रुका हुआ। अच्छा ये कहां चला गया? ये कहां चला गया? ये चला गया फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर? अच्छा सर ओवरी में क्या बच गई? ओवरी में क्या बच गई? मैंने कहा ओवरी में रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल बच गई। ओवरी में क्या बच गई? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल बच गई। अब वो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल अल्टीमेटली चेंज हो जाती है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें चेंज हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम किसमें चेंज हो जाती है? कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस जो है वो कोई भी हार्मोन सिक्रेट, नो हार्मोन सिक्रेट करती है, नो, कोई भी हार्मोन सिक्रेट नहीं करती है। लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये हाई अमाउंट में क्या सिक्रेट करती है? आपका प्रोजेस्टेरोन। क्या सिक्रेट करती है भाई? प्रोजेस्टेरोन। और जो डेवलपिंग फॉलिकल हैं, जो डेवलपिंग फॉलिकल हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं? वो सिक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन। कौन सिक्रेट करता है? एग्जैक्ट बता दूंगा, एस्ट्रोजन। तो मुझे ये बताइए कि जब ओवरी में डेवलपिंग हो रही होगी फॉलिकल्स की, सुनो ध्यान से, अगर डेवलपिंग हो रही होगी फॉलिकल्स की तो किसका अमाउंट बढ़ेगा बॉडी में? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन? एस्ट्रोजन का। जब ओवा निकल जाएगा, जब ओवा निकल जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा तब किसका अमाउंट बढ़ेगा? तब किसका अमाउंट बढ़ेगा? प्रोजेस्टेरोन का। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या इस पूरी प्रोसेस का जो मैंने अभी नाम बताई उसका फर्टिलाइजेशन से लेना देना है? क्या फर्टिलाइजेशन होगा तभी ये सब होगा क्या? फर्टिलाइजेशन होगा तभी ये सब होगा क्या? नहीं, ये तो हर महीने होगा।
ये तो हर महीने होगा। ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा और इधर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। उधर अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो जाएगी? कॉर्पस एल्बिकेंस में। और अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बनी है ये 9 महीने तक स्टेबल रहेगी। ये 9 महीने तक बिल्कुल स्टेबल रहेगी। कैसे, क्या, आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल में समझाऊंगा। अभी तक ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्या कनेक्ट कर पाए आप पूरा चैप्टर? बोलिए भाई, है ना? कनेक्ट कर पा रहे हैं? अभी ये वापस रिपीट करूंगा मैं डिटेल में। मैं तो सिर्फ एक आउटलाइन तैयार की है कि ओवरी में डेवलपिंग फॉलिकल चल रहा है। डेवलपिंग फॉलिकल के अंदर कौन चल रहा है? oocyte का फॉर्मेशन। oocyte का फॉर्मेशन मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब मैं जिसका फॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूं वो कौन है? अरे वो कौन है? बोलो बोलो, वो कौन है? वो है डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। वो कहां चल रहा है? सर ओवरी में तो चल रहा है। क्या चल रहा है? ओवरी में तो चल रहा है। अब इसको ध्यान से समझेंगे भाई। मैं शुरुआत कर रहा हूं प्राइमरी oocyte से। सारी की सारी याद करो, जितनी भी oogonia थी उन्होंने एक साथ क्या कर लिया था? साइज में बड़ी हो गई थी। क्या कर लिया था? साइज में। अब देखो, एक लड़की बोल रही है सर सेकेंडरी oocyte तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन होने पर बनता है ना। अब ऐसे कैसे? अब मैं तुम्हें पहले ही एक वार्निंग दे रहा हूं बच्चों। अभी तक तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आया होगा शायद, या नहीं आया मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम अभी तक पीछे का याद था। अब की चीजें तभी समझ में आएगी तो जब तुम्हें oogenesis शुरू होगा। ऐसे मत करो, ऐसे गलत कंसेप्ट मत बनाओ। कब मैंने बोला कि सेकेंडरी oocyte बिना फर्टिलाइजेशन के नहीं बनेगा? सेकेंडरी oocyte तो निकलेगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवम बनेगा। अगर ऐसे कंसेप्ट आपके बिगड़े हैं तो फिर अब आगे की चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, है ना? क्या सेकेंडरी oocyte बिना फर्टिलाइजेशन के भी होगा? होगा भाई, ओवरी से वही तो निकल रहा है मेटाफेज 2 में। ऐसे नहीं, है ना? अच्छे से पढ़िए आप। चलिए इधर देखिए। अब इधर देखिए, ओवरी में ये क्या बन गया? ओवरी में क्या बन गया? प्राइमरी oocyte। ओवरी में क्या बन गया बेटा? प्राइमरी oocyte, है ना? ये किसने बना लिया? पीजीसी ने। ये किसने बना लिया? सौम्या सिंह, फिर आपके कंसेप्ट गलत है बेटा। मैं अगर ऐसे एक कमेंट लूंगा तो मेरा एक नहीं हो पाएगा चैप्टर। 2 oocyte होगा फिर तो 2 पोलर बॉडी बनेगी बेटा। सेकेंडरी oocyte बन गया तो सेकंड पोलर बॉडी बन गई क्या? नहीं, जब ओवम बनेगा तब सेकंड पोलर बॉडी आएगी। फर्टिलाइजेशन पर सेकेंडरी पोलर बॉडी आती है। इधर देखिए, ये प्राइमरी oocyte पीजीसी ने बन गया। ये कैसे बना कैसे नहीं ये सब बता चुका हूं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ स्ट्रोमल सेल बताई थी। अरे मैंने क्या बताई थी? कुछ स्ट्रोमल सेल बताई थी जो ओवरी खुद बनाती हैं। वो क्या करती हैं? वो आके किसके पास अरेंज हो जाती हैं? वो आके किसके पास अरेंज हो गई? बोलो बोलो, किसके पास अरेंज हो गई? इस oocyte के आसपास अरेंज हो गई। किसके आसपास अरेंज हो गई? इस oocyte के आसपास। इनको हमने क्या नाम दिया? इनको हमने क्या नाम दिया? क्या आप देख पा रहे हैं? इनको हमने नाम दिया है स्ट्रोमल सेल। क्या बोला है भाई? स्ट्रोमल सेल। क्लियर? इसके बाहर ये स्ट्रोमल सेल एक मेम्ब्रेन बना लेती है। एक मेम्ब्रेन बना लेती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आई चीज? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? सॉरी, ये स्ट्रोमल सेल नहीं होती, स्ट्रोमल सेल बाहर वाली होती। एक मिनट, ये जो इसके आसपास जो सेल इसने कवर करी है, इसके आसपास जो सेल कवर करी है, ये है फॉलिक्यूलर सेल। कौन सी सेल है? फॉलिक्यूलर सेल। कौन सी सेल है? फॉलिक्यूलर सेल। और इसके बाहर जो सेल आएंगी, इसके बाहर जो सेल आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमल सेल। इनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमल सेल। तो सर ये स्ट्रोमल सेल तो आपने बता दी थी ओवरी में होती हैं, फिर ये फॉलिक्यूलर सेल कहां से आई? अरे बेटा, ये स्ट्रोमल सेल ही जब ओवरी के oocyte के आसपास अटैच हो गई तो इसको क्या नाम दे दिया? फॉलिक्यूलर सेल। क्या नाम दे दिया? फॉलिक्यूलर सेल। क्लियर है यहां तक? तो स्ट्रोमल सेल फॉलिक्यूलर सेल एक ही है, बस नाम अलग अलग है। क्लियर है सभी को? तो ये जो स्ट्रक्चर था ये किसका था? प्राइमोडियल फॉलिकल का। किसका स्ट्रक्चर था? प्राइमोडियल फॉलिकल का। क्या समझ में आया यहां तक? अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा? ये प्राइमोडियल फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा? बोलो बोलो। अर्ली प्राइमरी में। किस में? अर्ली प्राइमरी में। अब ध्यान से सुनना,
ये सबसे अंदर तो क्या आ गया, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ये सबसे अंदर तो क्या आ गया भाई, बोलो, oocyte आ गया। अरे oocyte आ गया कि नहीं आ गया, प्राइमरी oocyte। अब ध्यान से सुनना, प्राइमरी oocyte के बाहर कौन सी सेल थी, अरे प्राइमरी oocyte के बाहर कौन सी सेल थी, याद करो, कौन सी सेल थी प्राइमरी oocyte के बाहर, फॉलिकुलर सेल थी ना। अब उस फॉलिकुलर सेल के बीच में, यानी कि oocyte और फॉलिकुलर सेल के बीच में एक और लेयर आ जाती है, ये आप सब जानते हैं। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन लेयर बनाई है, इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है, जोना पेल्यूसिडा। क्या ये जोना पेल्यूसिडा जस्ट oocyte के बाहर है, हाँ सर, जस्ट oocyte के बाहर है। इसके बारे में बहुत ध्यान से चीजें सुनना। ये होती है नॉन सेल्यूलर। क्या इसमें कोई सेल होगी क्या, नहीं सर, इसमें कोई भी सेल नहीं होगी। तो सर ये किसकी बनी है, ये केमिकल्स की बनी है, और केमिकल का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है, केमिकल का नाम क्या है, बोलो बोलो, ग्लाइकोप्रोटीन। तो वो oocyte की स्ट्रक्चर में वो सेल, oocyte की स्ट्रक्चर में वो सेल जो नॉन सेल्यूलर है, जो नॉन सेल्यूलर है, कौन है, जोना पेल्यूसिडा। क्लियर। अब इसके लिए दो कॉन्ट्रावर्शियल बातें आती हैं। ये जोना पेल्यूसिडा किसने बनाई, ये जोना पेल्यूसिडा किसने बनाई, किसने सीक्रेट करी, ये जोना पेल्यूसिडा किसने सीक्रेट करी, ये जोना पेल्यूसिडा सीक्रेट करी है बेटा प्राइमरी oocyte ने। किसने सीक्रेट करी है, प्राइमरी oocyte ने, सीक्रेटेड बाय प्राइमरी oocyte। लेकिन अगर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जोना पेल्यूसिडा सीक्रेटेड बाय सेकेंडरी oocyte। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है सेकेंडरी oocyte। तो मैं यहां लिख रहा हूं मॉड्यूल और मैं यहां लिख रहा हूं एनसीईआरटी। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या टिक करना है, सेकेंडरी oocyte। लेकिन चूंकि जो पेपर बनाएगा उसको भी पता है कि जोना पेल्यूसिडा को कौन सीक्रेट किया, जोना पेल्यूसिडा को कौन सीक्रेट किया, प्राइमरी oocyte, इसलिए वो ये क्वेश्चन नहीं डालेगा। अगर वो डालता भी है क्वेश्चन तो वो ऑप्शन में सिर्फ देगा oocyte। क्या देगा, oocyte, ना वो प्राइमरी बोलेगा ना सेकेंडरी बोलेगा। तो फिर आंसर आप क्या लगा सकते हैं, तो फिर आप आंसर क्या लगा सकते हैं, बोलिए बोलिए, क्या लगा सकते हैं, oocyte। क्या आपको दोनों बातें समझ में आ गई मेरी, क्या दोनों बातें समझ में आ गई मेरी। तो जोना पेल्यूसिडा नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन। एक्चुअल में अगर करेक्ट की बात करें, एक्चुअल सही क्या है सर, वो आपने हमें समझ में आया, वो समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल सही क्या है, तो एक्चुअल सही तो सर प्राइमरी oocyte ही है, एक्चुअल सही तो प्राइमरी oocyte ही है ना। लेकिन एनसीईआरटी किसको मान रही है, सेकेंडरी oocyte को। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन आए तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। मैंने दोनों चीजें आप लोगों के लिए यहां लिख दी। अच्छा, अब इसके बाहर एक सेल थी ना, जिनको हमने क्या नाम दिया था, फॉलिकुलर सेल। क्या नाम दिया था, फॉलिकुलर सेल, याद है सभी को। वो फॉलिकुलर सेल चपटी थी, फ्लैट थी, कैसी थी, फ्लैट सेल थी, कैसी थी, फ्लैट। अब वो सेल हो गई इस तरीके से, कैसी हो गई भाई, डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप, वो हो गई कॉलुमनर। कैसी हो गई, कॉलुमनर। कैसी हो गई भाई, कॉलुमनर, देख पा रहे हैं आप। तो फ्लैटेंड सेल बिकम कॉलुमनर। कैसी हो गई, कॉलुमनर। और इसके चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन थी, इसके चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन थी, याद करो, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी कि नहीं थी। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद कौन सी सेल थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी सेल थी, स्ट्रोमल सेल। अरे याद आ रहा है क्या सभी को, कौन सी सेल थी, स्ट्रोमल सेल। क्लियर है, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन तो ये जोना पेल्यूसिडा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। अब ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज होगी, ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज होगी, प्राइमरी फॉलिकल में, या हम कहें मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल में, या हम कहें लेट प्राइमरी फॉलिकल में। तो अब देखिए ये कैसे बनती है, ये कैसे बनती है। सबसे अंदर तो क्या होगा, सबसे अंदर तो क्या होगा, बोलो बोलो, प्राइमरी oocyte। अच्छा, प्राइमरी oocyte के बाहर कौन होगा, बता दो जल्दी से, प्राइमरी oocyte के बाहर कौन होगा, जोना, ZP होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर, ये जोना पेल्यूसिडा आ गई थी। इसके बाहर कौन सी सेल थी, इसके बाहर कौन सी सेल थी, फॉलिकुलर सेल थी ना।
वो लंबी लंबी हो गई थी, अब वो लंबी लंबी से भी अपनी नॉर्मल शेप में, पहले चपटी फिर लंबी फिर गोल, जैसी नॉर्मल सेल होती ना वैसी, वो इस तरीके से गोल गोल सेल बन जाएंगी चारों तरफ किसके, जेडपी के। और वो एक लेयर में नहीं, अब मल्टी लेयर में हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी, मल्टी लेयर। क्या देख पा रहे हैं आप डायग्राम में, वो जो फॉलिकुलर सेल की एक लेयर थी अब वो मल्टी लेयर में कन्वर्ट हो गई, वो मल्टी लेयर में कन्वर्ट हो गई। अब जब वो मल्टी लेयर में कन्वर्ट हो गई तो उनको हमने नाम दे दिया, उन्हीं फॉलिकुलर सेल को हमने नाम दे दिया मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल। क्या नाम दे दिया, ग्रेनुलोसा सेल। आगे जाके इनको बोल देंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अभी इनको क्या नाम दे दिया, ग्रेनुलोसा सेल। कोई दिक्कत यहां तक। और इसके बाहर कौन सी मेम्ब्रेन थी, इसके बाहर कौन सी मेम्ब्रेन थी बता दो, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी नहीं थी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। और उसके बाहर कौन सी सेल थी, उसके बाहर कौन सी सेल थी, स्ट्रोमल सेल थी ना। अब उन स्ट्रोमल सेल का भी नाम चेंज कर दिया। अब उन स्ट्रोमल सेल को हमने बोलने लग गए, उन स्ट्रोमल सेल को हम क्या बोलने लग गए, थीका फोलिकुलाई। क्या बोलने लग गए उन स्ट्रोमल सेल को, थीका फोलिकुलाई। क्लियर, चीज वही है, नाम बदल चुका है। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। अब ये प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज होगा, बोलो, सेकेंडरी फॉलिकल में। किस में चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। चलो अब डायग्राम बनाते हैं। सबसे अंदर कौन होगा, सबसे अंदर कौन होगा, वही होगा सर प्राइमरी oocyte। अच्छा इसके बाहर कौन होगा सर, बताते जाओ भाई। इसके बाहर कौन होगा, जोना पेल्सिडा। इसके बाहर कौन होगा, इसके बाहर कौन होगा, ग्रेनुलोसा सेल। अरे होंगी कि नहीं होंगी, वो ग्रेनुलोसा सेल याद करो जो मल्टीलेयर हो गई थी फॉलिकुलर सेल, ये बहुत सारी क्या हो जाएंगी सर, ये आ जाएंगी आपकी ग्रेनुलोसा सेल, याद करो। अरे ये तो अभी तो प्राइमरी oocyte जैसा ही दिख रहा है सर, प्राइमरी फॉलिकल जैसा ही दिख रहा है ना। अब इसके बाहर कौन सी सेल, इसके बाहर कौन सी सेल, इसके बाद कौन सी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, याद करो, बेसमेंट मेम्ब्रेन याद करो, है ना। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर कौन थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर कौन थी, थीका फोलिकुलाई थी कि नहीं थी। अब वो थीका फोलिकुलाई जो लेयर थी, वो जो थीका फोलिकुलाई जो लेयर थी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। जो अंदर वाली है, जो अंदर वाली है उनको तो हम बोलेंगे थीका इंटरना। क्या बोलेंगे उनको, तो थीका इंटरना। और जो बाहर वाली है, जो बाहर वाली है, जो बाहर वाली है उनको हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना। क्लियर। तो ध्यान से देखेंगे, डायग्राम का नाम बताएंगे मुझे, थीका एक्सटर्ना। उसके बाद अंदर वाली कौन सी है, थीका इंटरना, है कि नहीं। उसके अंदर कौन सी आ जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर कौन सी सेल आ जाएगी, ग्रेन्युलोसा सेल। और फिर अंदर क्या आ जाएगी अपनी ग्रीन वाली, जेडपी। और अंदर क्या आ जाएगी, oocyte। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। जैसे ही ओवेरियन फॉलिकल में, जैसे ही ओवरी में ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, तो क्या पहली बार थीका इंटरना आई क्या, क्या पहली बार थीका इंटरना आई क्या, हाँ तुषार, पहली बार थीका इंटरना आई क्या, बिल्कुल। और जैसे ये थीका इंटरना आती है, जैसे ही ये थीका इंटरना आती है, तो ये थीका इंटरना सिक्रेट करती है कौन सा हार्मोन, अरे कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन आता है। तो जैसे ही फीमेल में क्या बनने लगेगा, प्राइमरी फॉलिकल किसके अंदर कन्वर्ट होगी, प्राइमरी फॉलिकल किसके अंदर कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी फॉलिकल में। और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या बनेगा, थीका इंटरना। और थीका इंटरना बनेगा तो क्या रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, हाँ सेम है, सेम है तीशा, एस्ट्रोजन। समझ में आया यहां से। तो आप प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस बता देंगे, हाँ सर, उसमें थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना नहीं था, इसमें वो आ गए, तो ये कौन सी हो गई, कौन सी हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगी वो किसकी होगी, वो किसकी होगी, बोलिए, टर्शरी फॉलिकल की, टर्शरी फॉलिकल की। क्या अब आप मुझे डायग्राम में बता देंगे सबसे अंदर कौन, सबसे अंदर कौन है,
देखिए भाई डायग्राम में सबसे अंदर कौन है, प्राइमरी oocyte, उसके बाद कौन है, जोना पेल्सिडा, उसके बाद किसकी लेयर सर, ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर, है ना। उसके बाहर कौन है सर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद कौन है सर, थीका इंटरना, और सबसे बाहर कौन है सर, थीका एक्सटर्ना। क्या यहां तक सेकेंडरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर में समझ आ गया था आपको? अब ध्यान से सुनो, अब इसमें और उसमें आपको एक कैविटी नजर आ रही होगी, एक कैविटी का डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि सर वहां तो ग्रेन्युलोसा सेल जो थी वो कॉम्पैक्टली पैक्ड थी, वहां पर तो आपने मुझे कोई ऐसा कैविटी नहीं दिखाया, यहां पर ये कैविटी क्या आया? तो सुनो ध्यान से, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल हैं, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल हैं वो एक लिक्विड इंटरनली रूप से सिक्रेट करने लगती हैं, वो लिक्विड विद इन द फॉलिकल सीक्रेट होने लगता है। अब मान लीजिए यहां पे लगातार एक लिक्विड आएगा, तो उस लिक्विड को रहने के लिए एक जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सारी सेल आपस में पास आती हैं और बीच में एक किसका फॉर्मेशन कर देती हैं, कैविटी का, और उस कैविटी को हम क्या, जिसमें भरा होता है क्या, लिकर फॉलिकुलाई। ये लिकर फॉलिकुलाई किसने सिक्रेट किया सर? ये ग्रेन्युलोसा सेल ने सिक्रेट किया। क्लियर है यहां तक? अरे बोलिए भाई, बात समझ में आई? बात समझ में आई सभी को, है ना? कोई दिक्कत? अब हो क्या रहा है कि लगातार ये ग्रेनुलोसा सेल क्या सिक्रेट कर रही हैं? लगातार ये ग्रेनुलोसा सेल क्या सिक्रेट कर रही हैं सर? लिक्विड। क्या सिक्रेट कर रही हैं? लिक्विड। ध्यान से सुनिए, लिक्विड। अब ये लिक्विड यहां पे जैसे जैसे सिक्रेट होता जाएगा, क्या ये कैविटी बड़ी होती जाएगी? क्या ये कैविटी बड़ी होती जाएगी? अगर ये कैविटी बड़ी होती जाएगी तो ओवरऑल साइज तो वही रहेगा, ओवरऑल साइज तो वही रहेगा। अंदर लिक्विड बढ़ रहा है तो क्या वो लिक्विड इस oocyte के ऊपर प्रेशर लगाएगा क्या? क्या वो लिक्विड इस oocyte के ऊपर प्रेशर लगाएगा क्या? हाँ बिल्कुल लगाएगा सर। आप अगर कहीं कमरे में बंद हो, लगातार पानी आ रहा है, तो आप सरकते जाओगे, पूरा एक दिन पानी कवर कर लेगा। अरे है कि नहीं? तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो स्ट्रक्चर किसकी है? टर्शरी फॉलिकल के बाद हम उसको बोलते हैं क्या? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे सबसे अंदर कौन है? सेकेंडरी oocyte। अरे अब उस प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट पूरा हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte के बाहर आपको कौन मिलेगा? जोना पेल्सुडा। और जोना पेल्सुडा के बाहर बताओ कौन सी सेल थी? जोना पेल्सुडा के बाद बताओ कौन सी सेल थी? ग्रेनुलोसा सेल थी ना। अब वो ग्रेनुलोसा सेल में क्या अपीयर हो गई थी? क्या अपीयर हो गई थी? एंट्रम। क्या अपीयर हो गई थी? एंट्रम। और उस एंट्रम में क्या भरा हुआ था? लिक्विड। तो वो इसको स्प्लिट कर देगी, ग्रेनुलोसा सेल को स्प्लिट कर देगी। कुछ तो चली जाएंगी oocyte की पेरीफेरी के साथ और कुछ चली जाएंगी बाहर की साइड। तो देखो आप यहां पर कुछ ग्रेनुलोसा सेल तो कहां लगी हुई हैं? oocyte के साथ लगी हुई हैं और कुछ इधर की साइड लगी हुई हैं। क्या देख पा रहे हैं आप? अरे देख पा रहे हैं क्या आप भाई? बोलिए, देख पा रहे हैं ना? कुछ तो इसके साथ चिपक गई और कुछ बाहर की साइड रह गई। दोनों ग्रेनुलोसा सेल ही हैं। अब जो oocyte के साथ जो चिपक गई ना, oocyte के जो साथ चिपक गई, उनको तो नाम दे दिया कोरोना रेडिएटा। क्या नाम दे दिया? कोरोना रेडिएटा। और जो इस oocyte को मेम्ब्रेन से चिपका के रख रखी है, उसको हमने नाम दे दिया जर्म हिल। बस नाम याद करने हैं और कुछ नहीं। और सबसे बाहर कौन है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वही थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। क्या ग्राफिन फॉलिकल की स्ट्रक्चर समझ में आई? अब इस लिक्विड के भरने से जो oocyte पहले सेंटर में हुआ करता था, क्या वो पेरीफेरी की साइड सरक गया? क्या वो पेरीफेरी की साइड सरक गया? हाँ सर। मतलब ये फटने की कगार पे आ रहा है ना? सारी है ना? अब यहां पे लगातार अभी भी लिक्विड भर रहा है, लगातार अभी भी लिक्विड भर रहा है। सोचो आपके पास एक गुब्बारा है, आप पानी भरते जा रहे हो, बड़ा होता जा रहा है, पानी भरते जा रहे हो, बड़ा होता जा रहा है, पानी भरते जा रहे हो, बड़ा होता जा रहा है, और उसके अंदर आपने एक बॉल डाल रखी है, छोटी सी एक बॉल डाल रखी है। तो पानी का गुब्बारा क्या हो गया? पानी का गुब्बारा मान लो ओवेरी हो गया, सॉरी, पानी का गुब्बारा क्या हो गया? फॉलिकल हो गया। फॉलिकल के अंदर आपका क्या है? सेकेंडरी oocyte है। आप उस पानी के गुब्बारे में पानी भरते जा रहे हो, एक वक्त आएगा जब वो गुब्बारा क्या होगा? फट जाएगा और अंदर से क्या बाहर आ जाएगी? वो बॉल बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिक्विड बढ़ने से एक प्रोसेस और होती है, बताऊंगा आगे। लिक्विड भरने से ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होती है, और रप्चर होती है तो प्रेशर के साथ कौन बाहर आ जाता है? आपका सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। अरे कौन बाहर आ जाता है? सेकेंडरी oocyte।
क्या सेकेंडरी oocyte अकेला बाहर आया? अरे नहीं सर, ये तो आप शायद बता चुके हैं। उसमें सबसे पहले तो सेकेंडरी oocyte आएगा मेटाफेज 2 में रुका हुआ, उसके साथ वो अपने साथ किसको लेके आएगा? अरे सर वो ZP को भी लेके आएगा, और अपने साथ वो किसको लेके आएगा? कुछ ग्रेन्युलोसा सेल को भी लेके आएगा सर। और उन ग्रेन्युलोसा सेल को हमने नाम दे दिया था यहाँ पे, कौन सी सेल? कोरोना रेडिएटा सेल। तो ये कोरोना रेडिएटा सेल, ये जोना पेल्सुडा, और ये अपनी oocyte, ये ओवुलेशन में बाहर आएंगी। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये क्यूमुलस oophorus क्या है, ये जम हिल क्या है? अरे ये सब की सब कौन सी सेल हैं? कौन सी सेल हैं? ये ग्रेन्युलोसा सेल ही हैं। कौन सी सेल हैं? ग्रेन्युलोसा सेल ही हैं। बस जो चिपक गई उनको ये नाम दे दिया, इनका जैसे ही पोजीशन चेंज हुआ तो नाम बदल गया। है सारी की सारी क्या साली, क्या सबकी सब क्या बला हैं? क्या सबकी सब क्या बला हैं? बोलो बोलो, ये सब ग्रेन्युलोसा सेल ही हैं। अपने को जो याद रखना है वो याद रखना है, ये oocyte, कौन सा oocyte है? ये oocyte है सर सेकेंडरी। अरे कहाँ अटका हुआ है ये? मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इस ओवरी से, इस ग्राफिन फोलिकल से निकलकर कहाँ चली जाएगी? कहाँ निकल जाएगी? बोलिए बोलिए, कहाँ निकल जाएगी? फेलोपियन ट्यूब में। श्रुति गुप्ता, बहुत अच्छा सवाल है कि सर ये पानी के प्रेशर से ग्राफिन फोलिकल तो फट गई, लेकिन ओवरी की वॉल किसने रप्चर की? ओवेरी की वॉल भी तो रप्चर करना है। तो वो मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझाऊंगा। वहां पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनते हैं। जब ये स्ट्रक्चर बनती है तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनते हैं। तो ये पानी से, तो एंट्रम से तो ये टूटता है, और उस प्रोटियोलाइटिक से कौन टूटता है? बिल्कुल अदिति, उस प्रोटियोलाइटिक से कौन टूटता है? ओवेरी की वॉल टूटती है, वो आगे बता दूंगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई सभी को? अच्छा, ये जोना पेल्सुडा सेलुलर नॉन सेलुलर? ये किसने सीक्रेट करी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किसने सीक्रेट करी? वैसे सही आंसर क्या है? वैसे सही आंसर क्या है? बिल्कुल, क्या आंसर है सही? बोलिए। प्राइमरी oocyte। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई ना सभी को? यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? अब यहां से ध्यान से सुनिए, मैं पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं। थोड़ा सा वापस समझाऊंगा, किसी को नहीं आता है समझ में तो दिक्कत ना लें। इधर देखिए भाई, सब लोग देखिए। सब लोग वैसे वहां समझाते हैं, पर एक बार क्या है, आपको एक आउटलाइन मिल जाती है ना, तो आपको दिमाग में चीजें ध्यान रहती है। इधर सुनिए मेरी बात। MGF का मतलब, MGF का मतलब, अरे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। क्लियर? ये MGF जब क्या हुई? बोलो, रप्चर हुई। क्या हुई? रप्चर हुई। तो ये तो है ओवेरी, है ना, और इधर बनाने जा रहा हूं मैं फेलोपियन ट्यूब। तो जब ये रप्चर हुई तो फेलोपियन ट्यूब में तो कौन पहुंच गया? सेकेंडरी oocyte। अरे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बोलो। और ओवरी में क्या बच गया? ओवरी में क्या बच गया? क्या ओवरी में बच गया? ये ओवरी में कौन बच गया? एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल बच गया क्या? नहीं आया समझ में? आगे की कहानी बता रहा हूं मैं। रप्चर्ड फॉलिकल बच गई, यानी कि वो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल खाली हो गई ना। अब चलिए, ये सेकेंडरी oocyte तो पहुंच गया फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बोलिए, है ना। अब एम्पुला में जाने के बाद इसके साथ कितनी चीजें हो सकती है? दो चीजें हो सकती है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। क्लियर है? अरे ये FT है, FT फेलोपियन ट्यूब, है ना सौम्या जी। अब इधर देखो, इधर जो खाली ग्राफिन फॉलिकल बची थी ना, वो सबसे पहले चेंज होती है कॉर्पस हीमोरेजिकम में। किस में चेंज होती है? आगे आ जाएगा, कॉर्पस हीमोरेजिकम में। और कॉर्पस हीमोरेजिकम किस में चेंज हो जाती है? कॉर्पस, बोलिए बोलिए, कॉर्पस ल्यूटियम में, है ना। और कॉर्पस ल्यूटियम किसको सिक्रेट कर रही है? प्रोजेस्टेरोन को। किसको सिक्रेट कर रही है? प्रोजेस्टेरोन को। थीका इंटरना ने क्या शुरू किया था?
थीका इंटरना ने क्या सीक्रेट किया था, है ना, याद है, एस्ट्रोजन। तो जब थीका इंटरना ने एस्ट्रोजन रिलीज किया तो उसने एंडोमेट्रियम को मोटा कर दिया। ध्यान से सुना, थीका इंटरना ने जब एस्ट्रोजन रिलीज किया तो उसने किसको मोटा कर दिया, एंडोमेट्रियम को। क्यों मोटा कर दिया, पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। किसके लिए, कि ये जो सेकेंडरी oocyte बन रहा है, हो सकता है ये प्रेग्नेंट, ये फर्टिलाइजेशन हो जाए और बच्चा बन जाए। तो इसलिए उसको रखने के लिए हमने एंडोमेट्रियम को क्या कर दिया, मोटा कर दिया। समझ में आ गया। अब उधर सेकेंडरी oocyte चला गया, एंडोमेट्रियम मोटी है और ओवरी में क्या बन गई, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट कर रही है, प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियम को मोटा कौन करेगा, एस्ट्रोजन। लेकिन एंडोमेट्रियम को मोटा बनाए कौन रखेगा, मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन कहां से आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो क्या जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक प्रोजेस्टेरोन है, हाँ। और जब तक प्रोजेस्टेरोन है क्या एंडोमेट्रियम टूटेगी, नहीं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम के साथ दो चीजें होंगी, कॉर्पस ल्यूटियम के साथ दो चीजें होंगी। अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक चीज होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एक चीज होगी। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का भविष्य किस पर निर्भर कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम का भविष्य किस पर डिपेंड कर रहा है, सर ये डिपेंड कर रहा है सेकेंडरी oocyte के फर्टिलाइजेशन पर। अगर सर सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इधर कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। और डीजनरेट हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन भी बंद हो जाएगा और एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सर इधर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इधर कौन बन जाएगा सर, इधर जायगोट बन जाएगा सर। और जब जायगोट बनेगा तो जायगोट रिलीज करेगा सर, जायगोट एक हार्मोन रिलीज करेगा सर। अरे कोई नाम बता सकता है क्या वो जायगोट का, जायगोट एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसका नाम होगा एससीजी सर। क्या होगा, एससीजी। और ये एससीजी आएगा किसके पास, कॉर्पस ल्यूटियम के पास, कि कॉर्पस ल्यूटियम तू डिस्ट्रॉय मत होना, मैं आ चुका हूं। कॉर्पस ल्यूटियम पूछेगी तू कौन है रे, ये बोलेगा मैं एससीजी। कौन एससीजी, अरे वो एससीजी जो बनने वाले बच्चे से निकलेगा। अच्छा उधर फर्टिलाइजेशन हो गया क्या एससीजी, हाँ बहन हो गया, हाँ बहन हो गया। अच्छा तो मुझे अब एंडोमेट्रियम को बनाए रखना पड़ेगा भाई, कि हाँ तो एंडोमेट्रियम को तुझे बनाए रखना है तो तुझे प्रोजेस्टेरोन निकालना पड़ेगा कॉर्पस ल्यूटियम। बोले हाँ मैं निकालूंगी, और मैं 9 महीने तक क्या करूंगी, स्टेबल रहूंगी। 9 महीने तक क्या रहूंगी, स्टेबल रहूंगी। क्योंकि अगर मैं हट गई तो कॉर्पस ल्यूटियम हट गया तो प्रोजेस्टेरोन हट जाएगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा। अबॉर्शन नहीं करना, एंडोमेट्रियम को मोटा रखना है। तो क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन। कौन देगा, कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर इधर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या एससीजी आएगा, क्या एससीजी आएगा, क्या नहीं आएगा। और एससीजी नहीं आया तो कॉर्पस ल्यूटियम के पास सिग्नल आएंगे, क्या नहीं आएंगे। और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होके चेंज हो जाएगी किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कॉर्पस एल्बिकेंस कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, और जब कोई भी हार्मोन नहीं आएगा प्रोजेस्टेरोन डाउन, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ। बताइए। अरे बताइए, समझ में आया क्या वो बच्चे पूछे क्या बताएं सर, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है ना। आगे वापस आएगी ये चीज, चिंता मत करो, वापस आएगी ये चीज। हाँ कनक, हाँ बिल्कुल। इधर देखिए भाई, क्लियर है, ध्यान से सुनिए। कॉर्पस एल्बिकेंस कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, अभी आगे बता रहा हूं। यहां तक क्लियर हुआ ना। अब देखो यही चीज वापस रिपीट करते हैं। ये है आपकी ओवरी का एनसीईआरटी वाला डायग्राम, ये है आपकी ओवरी का एनसीईआरटी वाला डायग्राम। तो देखिए मिडिल में, मेडुला में तो ब्लड वेसल्स हैं, और पेरीफेरी में क्या चल रहा है, डेवलपिंग चल रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनेगा टर्शरी फॉलिकल, और फिर क्या बनेगा आपका मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया। और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में ये बड़ी सी एंट्रम दिख रही होगी। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ।
अरे क्या हुआ, ओवुलेशन, और बाहर कौन निकल गया, बाहर कौन निकल गया, अरे सर यहाँ तो ओवम लिखा है, लेकिन बाहर क्या निकलता है, हम जानते हैं क्या निकलता है, सर बाहर तो सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए आम बोलचाल भाषा में क्या बोल देते हैं, ओवम। लेकिन सर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर ये मुझे नीट में पूछ लिया गया तो ये जो बाहर निकलने वाला डायग्राम है, छोटा सा नुन्नू सा जो सेल है, मुझे इसको क्या लिखना है, अरे भाई आपको फिर इसको ओवम ही लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम में ओवम लिखा हुआ है। क्या क्लियर है? अच्छा ये बताइए, जब ग्राफिन फॉलिकल फट गई, जब ग्राफिन फॉलिकल फट गई तो ग्राफिन फॉलिकल किस में चेंज हुई, बोलिए भाई किस में चेंज हुई, बोलिए भाई किस में चेंज हुई, कॉर्पस ल्यूटियम में। और अगर इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये स्ट्रक्चर दिख रही है, नाम बताओ, कॉर्पस एल्बिकेनस, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पस एल्बिकेनस, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो कॉर्पस एल्बिकेनस है, ये हर महीने बनेंगे क्या, ये हर महीने बनेंगे क्या, क्या हर महीने बनेंगे, हाँ सर बनेंगे, हर महीने फर्टिलाइजेशन थोड़ी होता है, तो हर महीने बनेंगे, बिल्कुल। अरे अनमेरिड हो मेरिड हो सब में यही बनेगा, अगर मेरिड है तो क्या हर बार प्रेगनेंसी होगी क्या उसमें बेचारी में, दो ही तो बच्चे पैदा करके छोड़ देगी, नहीं, तो अनमेरिड हो मेरिड में हो, बिना फर्टिलाइजेशन के हमेशा कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। और ये कॉर्पस, ध्यान से सुनना, ये कॉर्पस एल्बिकेंस यहाँ पे इकट्ठा होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, और ये ओवरी को कैसे कर देते हैं, ये ओवरी को कैसे कर देते हैं, फाइब्रस कर देते हैं। और जब एक बार ओवरी फाइब्रस हो गई, हद से ज्यादा फाइब्रस हो गई, तो फिर इसमें क्या नहीं चलेगा, इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं चलेगा, और फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं चलेगा तो ये औरत मीनोपॉज की तरफ बढ़ रही है, अब ये ओवा नहीं बनाएगी। तो 40 से 50 साल की उम्र में आते आते ये पूरी ओवरी रूडिमेंट्री हो जाती है, रूडिमेंट्री हो जाती है। बेटा माइक तो मेरे पास में ही है, माइक दूर नहीं जा रहा, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये रूडिमेंट्री हो जाती है, और आने वाले हार्मोन काम नहीं करते तो फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं चलता, और हम कहते हैं जो ओवरी है, जो फीमेल है, वो क्या हो गई, मीनोपॉज में आ गई। वापस सुनिए, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस इज अ फाइब्रस स्ट्रक्चर, उसमें लगातार जब फाइब्रस स्ट्रक्चर कॉर्पस एल्बिकेंस जमा होते रहेंगे तो वो ओवरी रूडिमेंट्री बन जाएगी, आने वाले हार्मोन उस पर काम नहीं करेंगे तो ये ओवम बनाना बंद कर देगी, और जैसे ही ओवम बनाना बंद करा तो ना तो फॉलिकल का डेवलपमेंट चलेगा, ना कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी, ना ओवम निकलेगा, मतलब वो किस में आ गई, वो किस में आ गई, बोलिए भाई किस में आ गई, मीनोपॉज में। अच्छा एक बात और, कॉर्पस ल्यूटियम क्या एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लगी क्या आपको, क्या कॉर्पस ल्यूटियम आपको इसके काम से एक स्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये एक तो इसके लिए कुछ बात नहीं, तो प्रेजेंट होती है किसमें, इन मैमल्स, किसका कैरेक्टर हो गया ये, मैमल्स का जनरली। क्या मैं इसको टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकता हूं, क्या मैं इसको टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकता हूं, बोलिए भाई, बिल्कुल सर आप इसको टेम्परेरी। अच्छा इसके अंदर एक येलो कलर का पिगमेंट जमा हो जाता है, ल्यूटीन पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, ल्यूटीन पिगमेंट, इसलिए इसको क्या नाम दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम तो इसलिए येलो कलर का पिगमेंट जमा होने के कारण इसको मैं और एक नाम क्या देता हूं, येलो बॉडी भी देता हूं। और कॉर्पस एल्बिकेंस बिल्कुल व्हाइट नजर आती है, इसलिए मैं इसको क्या नाम देता हूं, व्हाइट बॉडी भी नाम देता हूं। बोलिए भाई क्या क्लियर है सारी चीजें, क्या सारी चीजें क्लियर है? नहीं होता बेटा, फेगोसाइटिस नहीं होता यहाँ पे इकट्ठा होती रहती हैं, बिल्कुल। एक आगे हम अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जब आपने उगोनिया बताया था तो आपने बोला था सर मिलियंस में उगोनिया बन जाती हैं, मिलियंस में उगोनिया बन जाती है। अब आपके एक डाउट क्रिएट करता हूं, इधर देखिए भाई। अच्छा मान लीजिए एक फीमेल है जिसकी 10 साल से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई, 10 साल से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई, इधर देखिए, ये एडवांटेज है अदिति गुप्ता, इधर देखिए। और मान लीजिए उसका 50 साल में क्या आ गया, मीनोपॉज आ गया, तो कितने साल उसकी रिप्रोडक्टिव एज कितनी रही, अरे रिप्रोडक्टिव एज कितनी रही, 40,
है ना। अच्छा, हर महीने कितना ओवा बनाएगी? हर महीने कितना ओवा बनाएगी? एक। तो साल में कितने हो गए? 12। तो 40 इंटू 12 कर देंगे। अरे इतना ही करेंगे तो लगभग कितने? 480। तो एक औरत मैक्स टू मैक्स, ये कौन है ये उत्कृष्ट, 480 ही oocyte का या ओवम का फॉर्मेशन कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा। तो सर आपने तो बताया था मिलियंस में वो ओगोनिया बनती हैं, उनका क्या होता है सर? वो डिजनरेट होती रहती हैं। वो क्या होती रहती हैं? डिजनरेट होती रहती हैं। और जब वो डिजनरेट हो जाती हैं तो हम आगे पढ़ेंगे, उसको नाम दिया जाता है फॉलिक्यूलर अटरेशिया। क्या नाम दिया जाता है उसको? फॉलिक्यूलर अटरेशिया। समझ में आया यहां तक? बिल्कुल। बर्थ से, ये नहीं 10 साल की उम्र से 50 साल की उम्र की बात है ये, है ना, जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है। समझ में आया है सभी को? है ना? क्लियर है भाई सभी को यहां तक सारी चीजें? अरे चलें आगे। चलिए, अब नेक्स्ट है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है। क्या डिजनरेट होती है बेटा? ऋचा सिंह, क्या डिजनरेट होती है? क्या है एनसीईआरटी की लाइन, जरा आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ऋचा जी? हाँ कनक, ग्रेन कोरोना रेडिएटा भी ग्रेनुलोसा सेल है। हाँ बिल्कुल, वो गोनिया 70 लाख तक पहुंच जाती है। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। वो गोनिया जब बनती है ना इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका नंबर होता है लगभग 7 मिलियन। जब लड़की पैदा होती है, जब लड़की पैदा होती है तो इसका नंबर रह जाता है लगभग 4 मिलियन तक और कम। और जब ये हमेशा डिजनरेट हो रही है, मतलब हमेशा नंबर क्या हो रहा है? लगातार। और जब ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी की बात करूं तो 60,000 से 80,000 पर ओवरी ही इनका नंबर बचता है, पर ओवरी ही इनका नंबर बचता है। तो ये जो नंबर कम हो रहा है इन फॉलिकल्स का, इन oogonia का, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉलिकुलर अटरेशिया। आगे आ जाएगा फॉलिकुलर अटरेशिया। बेटा ये ज्यादा क्यों बनती है? एक सवाल आया है, ज्यादा क्यों बनती है? वैसे तो आपके लेवल की चीज नहीं है, फिर भी क्योंकि आपके एक चैप्टर दिया हुआ है इवोल्यूशन, आपके एक चैप्टर दिया हुआ है इवोल्यूशन, तो मैं उसको अगर उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो क्या हमारा इवोल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत पुराने टाइम पे, मिलियन साल पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है जिनकी सर्वाइवल रेट हमसे कम थी। तो वहां पे जो एग बनने की, नेचर ने जो एग बनना डिसाइड किया, वो ज्यादा किया कि कम किया? भाई चींटी के मरने की दर ज्यादा है तो वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है। तो हम कहीं ना कहीं ऐसे ही ऑर्गेनिज्म से आए हैं, तो उनके ओवरी के अंदर बहुत ज्यादा ओवम बन रहे थे, तो आज भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा ओवम बन रहे हैं। इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, हमारी जेनेटिक्स ऐसी है, हमारे अंदर जीन शुरू से ऐसे हैं कि हमारे एंसेस्टर के एंसेस्टर के एंसेस्टर बहुत पुराने टाइम पे चले जाओ तो उनके अंदर भी ओवम ज्यादा बनते थे, क्योंकि उनकी सर्वाइवल रेट कम थी तो बच्चे ज्यादा पैदा करना पड़े। इंसान की सर्वाइवल रेट अच्छी है, इसलिए इंसान कम बच्चे पैदा करता है। नहीं आया समझ में? इंसेक्ट कम बचता है, ज्यादा मरता है तो ज्यादा बच्चे पैदा करता है। हाथी कम मरता है, ज्यादा बचता है तो ज्यादा बच्चे पैदा करता है। अरे नहीं समझे क्या? कुत्ते के बच्चे देखो, उनके भी मरने की दर ज्यादा है, इसलिए 6 से 8 बच्चे पैदा करते हैं एक बार में। लेकिन आप देखते हैं गली में एक कुतिया ने 6 से 8 बच्चे जन्म दिए, लेकिन बेचारे बड़े बड़े होते, अरे ये तो उसी का बच्चा है, 1 या 2 बचते हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए? कोई ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछेंगे जो आपका जो है ना रिसर्च जो बेस्ड जो है, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधा एनसीईआरटी के सवाल आते हैं। एनसीईआरटी को एक्सप्लेन मैं कर देता हूं, एक बार पढ़िए और फिर एनसीईआरटी पढ़िए। चलिए, ज्योति जी घर पे होने पे तो उनको, जब घर पे पैदा होते हैं बच्चे किसी डॉगी के, तो वहां तो आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, वहां आप उनको खाना खिला रहे हैं, उनको सर्दियों में रजाई दे रहे हैं, तो वो तो बचेंगे। लेकिन यहाँ नेचर की बात हो रही है, जंगल में, जंगल के कानून बहुत खतरनाक होते हैं। आपको क्या लगता है आप दुनिया में ऐसे ही जी गए? एक बार अपने माँ बाप के सर का हाथ हटा दीजिए, अपने सर पे से अपने माँ बाप का हाथ हटा दीजिए, ये जालिम दुनिया जीने नहीं देगी तुम लोगों को। तुम्हें लगता है ना कि क्या है, इतना बढ़िया चल रहा है,
सब जीवन में मस्त है। अरे मस्त कुछ भी नहीं है। जब तुम बड़े होगे, कमाने लगोगे, इस जालिम दुनिया का सामना करोगे, आय हाय मजे आ जाएंगे, तब पता पड़ेगा अहमियत ऑफ पेरेंट्स। चलिए, हाँ मम्मी पापा मस्त नहीं, मम्मी पापा भगवान हैं। हाँ परमेश जी, आगे पढ़ेंगे। चलिए इधर आइए। और अब हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अच्छा पहली बात तो, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल में चलेगा फीमेल में चलेगा, ये बता दो। सर पूछ होंगे कौन से बकवास क्वेश्चन करते हैं, भैया करने पड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, फीमेल में चलता है। चलिए, अच्छा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या सर? कि हमारी जो फीमेल हैं, ध्यान से सुना, वो हर महीने, बहुत ध्यान से सुना, धीरे धीरे बोल रहा हूं, हमारी जो फीमेल है वो हर महीने अपने आप को तैयार करती है पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। एक वर्ड लगाया है पॉसिबल, होगी कि नहीं होगी हमारी बॉडी को नहीं पता, पर हमारी बॉडी, हमारी ओवरी जब ओवा बना रही है तो उसे ऐसा लगा कि अगर हो गया तो, फिर अगले महीने लगा हो गया तो, फिर अगले महीने लगा हो गया तो जब भी ओवा निकलेगा तो हमारी बॉडी हमारे यूट्रस को तैयार करेगी, हमारी बॉडी हमारे यूट्रस को तैयार करेगी फॉर पॉसिबल इम्प्लांटेशन, लेकिन ऐसा हुआ कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एंडोमेट्रियम को मोटा करा था, जो तैयारियां करी थी पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए, क्या वो तैयारियां काम आएगी? नहीं। अरे ऐसा सुनो कि शादी तय हो गई, लड़की के पिता ने सारी तैयारियां कर ली, हमारी लड़की जाके पार्लर में तैयार होकर आ चुकी है, मंडप पर इंतजार कर रही है, किसका? दुल्हन का, दूल्हे का, स्पर्म का इंतजार कर रही है। हमने बारातियों के लिए खाना बनवा लिया, हमने होटल बुक कर ली, अरे उधर दरी पट्टी लग गई, उधर टेबल लग गई, अरे बोतलें मिल गई, सारी हो गया, सब हो गया, बस अब तो शादी होने वाली है। लेकिन पता चला बारात ने आना कैंसिल कर दिया। अरे जब बारात कैंसिल होगी तो हमारी दुल्हन मर जाएगी क्या? हाँ सर, 48 घंटे बाद मर जाएगी। अरे उसको तैयारियां करी थी, एंडोमेट्रियम को मोटा करा था, कि वो तैयारियां खत्म हो जाएंगी क्या? सारा खाना फीकेगा, सारा खाना बर्बाद होगा? हाँ होगा। और इन सबके गम में लड़की का पिता कौन लड़की का पिता? कॉर्पस ल्यूटियम भी मर जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम मरा, सोर्स मर गया, तो जो खाना है वो फीकेगा। कौन है पैसा देने वाला? कोई नहीं। बारात ये सब घर जाएंगे, सब तहस-नहस होगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी मरेगा, डिजनरेट होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दुल्हन मर गई, जो तैयारियां करी थी वो धीरे धीरे खराब होंगी, और वो सारी की सारी एंडोमेट्रियम की तैयारियां ब्लड के फॉर्म में है, ब्लड के फॉर्म में फीमेल वेजाइना से बाहर आती हैं। उसी को हमने नाम दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मंथली साइकिल है, हर महीने होती है, इसलिए इसका ड्यूरेशन जो माना गया है वो 28 दिन माना गया है। ब्लीडिंग को एक टर्म और दिया जाता है, मेंसेस, और उस मेंसेस से वर्ड आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू इमरान। उस मेंसेस से वर्ड आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या आप मेरी बात समझे? इसके अलावा एक साइकिल और होता है एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल। वो एस्ट्रस साइकिल भी बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है रे। उसमें जो तैयारियां खराब होती हैं ना, वो तैयारियों का जो ब्लड है वो यूट्रस खुद एब्जॉर्व कर लेता है। खुद क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है। हमारा यूट्रस एब्जॉर्व नहीं कर पाता, तैयारियां ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है, तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। आइडियली कितने दिन का चलता है? 28 दिन का। रेंज कितनी है? 20 से 32। फीमेल टू फीमेल वेरी कर सकता है। चलिए, ये स्टार्ट कब होगा? अरे सर ये स्टार्ट होगा कब? प्यूबर्टी पर। कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी पर।
क्लियर है यहां तक? बोलिए। जब ये स्टार्ट होगा तो इसको एक टर्म दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? मेनार्क। क्या बोलते हैं भाई? अरे क्लियर है ना सभी को? मेनार्क। क्लियर? और जब ये परमानेंट क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, बीच में नहीं, आई सेड टेम्परेरी नहीं, आई सेड परमानेंट जब बंद हो जाता है तो इसको नाम दिया जाता है क्या? मीनोपॉज। अरे क्या नाम दिया जाता है? मीनोपॉज। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये करेक्टर है किसका? सर ये करेक्टर है मेमेलियन फीमेल का। और मेमेलियन फीमेल की जो क्लास है उसको मैं दो ऑर्डर में डिवाइड करता हूं। एक ऑर्डर तो होती है सर प्राइमेट्स की, और एक होती है सर नॉन प्राइमेट्स की। अरे समझ में आ रहा है? जो प्राइमेट फीमेल हैं उनमें तो चलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट है उनमें चलेगा कौन सा साइकिल? अरे बोलो, एस्ट्रस साइकिल। अरे कौन सा साइकिल चलेगा? बोलो, एस्ट्रस साइकिल चलेगा। क्लियर है यहां तक सभी को? बोलिए। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे सर? अरे शीप हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, और एक होता है कौन? न्यू वर्ल्ड मंकीज। क्या है क्या नहीं आगे बताऊंगा। दूसरी कौन बचे? प्राइमेट। अच्छा, प्राइमेट में कौन आते हैं? प्राइमेट में आते हैं एप्स। याद है? एप्स। इसके अलावा इसमें आती है ह्यूमन फीमेल्स, सबकी फीमेल ही आएंगी मतलब। और एक आएगा कौन? ओल्ड वर्ल्ड मंकी। कौन आएगा? ओल्ड वर्ल्ड मंकी। क्या क्लियर है यहां तक सभी को? बोलिए भाई, समझ में आया? हाँ, रेंज जो है फीमेल टू फीमेल वेरी करती है। इसमें उस फीमेल के अंदर ब्लड कितना है ना? डॉग्स भी बेटा इसी में आएंगे। उसके अंदर ब्लड कितना है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, उसका स्ट्रेस कितना है, उसके अंदर कोई हार्मोन प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके अंदर कोई डिजीज तो नहीं है। बहुत सारी चीजों पर ये काम करता है, डिपेंड करता है। हम यहाँ पे मान के चलेंगे 28 दिन का साइकिल पढ़ेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड क्या है? बेटा ये जब मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तब हम समझेंगे, अगर पढ़ाया तो, है ना? तो इसको हम तब समझेंगे जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे। तो अभी आपको याद रखना है, न्यू वर्ल्ड मंकी में चलता है नॉन प्राइमेट वाला एस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट में चलता है कौन सा साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? क्या यहां तक समझ में आया सभी को? चलिए बेटा, अब इसके आगे अपन फिर कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है ना? चलिए भाई, थैंक यू सो मच। यहां तक पढ़ के आइएगा। ये स्लाइड मैं वापस चालू करूंगा। ये स्लाइड, ये जो तीनों, ये बगल का डायग्राम है, इसको मुझे समझाना है। यहां तक की स्लाइड आज भी भेज रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है बेटा? है ना? चलिए।